हेलो दोस्तों, चाइना आज के दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि चाइना आज से 40 साल पहले गुर्बत की शरह 90% से भी ज्यादा था। गरीबी और भुखमरी की वजह से पूरे मुल्क का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन फिर अचानक चाइना ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और वक्त बदल दिया। चाइना जमीन से आसमान को छूने लगा। साल 1998 में चाइना ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 2% था और आज चाइना दुनिया में 18% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है। एक लिहाज से हम चाइना को दुनिया के सुपर पावर भी कहा जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज इस मकाम पर खड़ा है, जानेंगे इस वीडियो में। चाइना लफ्ज आता है एक लफ्ज किन से, जिसे लिखा तो KIN जाता है। हम अक्सर चाइना के लोगों को चीनी कहकर क्यों पुकारते हैं? ये बात है उस दौर की जब चीनी लोग यानी कि चाइना के लोग चीनी इस्तेमाल करते थे और बरसगीर में लोग शुगर और शक्कर का इस्तेमाल करते। जब चाइना के लोग चीनी को बरसगीर में लेकर आए तो बरसगीर के लोग इसे चीनी ही पुकारने लगे और इसे इंग्लिश में जिसे शुगर भी कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है चाइना के लोगों का कि वो अपने मुल्क को चाइना नहीं कहते हैं, वो अपने मुल्क को जनूना के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है यानी कि किंगडम मिडल। ये बात है 4000 साल पहले की हिस्ट्री में, जब चाइना के लोग सेंटर हुआ करते थे, जब चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था। वैसे तो ब्रिटिश ने अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं किया था चाइना में, जिस तरह बरसगीर में ब्रिटिश ने अपना कब्जा किया था, लेकिन फिर भी चाइना के मुख्तलिफ हिस्सों पर ब्रिटिश ने बुरी तरह लूटा। इसलिए 1839 से लेकर 1949 के पीरियड को द सेंचुरी ऑफ ह्यूमनाइजेशन कहा जाता है। ये बात है 1839 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना पर ओपियम की बौछार की। इसे हम एक अफीम या ड्रग्स भी कह सकते हैं, जिसे चाइनी लोग नशे के तौर पर लेने लगे और बुरी तरह से चाइनीज सोसाइटी तबाह होने लगी। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने चाइना से कई मुआहदे किए, जिसमें चाइना को अपनी जमीन देनी पड़ी और पोर्ट वगैरह को भी देना पड़ा। चाइना जब वर्ल्ड वॉर 2 को जीत चुका था तो इसके बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, वो भी दो बड़ी पार्टियों के दरमियान, जिनमें से एक पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरी पार्टी का नाम था नेशनल पार्टी। सिविल वॉर खत्म होती है 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जीत के साथ, और जो दूसरी पार्टी होती है जिसे नेशनल पार्टी का नाम दिया जाता है, वो भाग जाती है आइलैंड में। आइलैंड वही इलाका है जिसे आज दुनिया में ताइवान के नाम से जाना जाता है और चाइना ईस्ट अक्टूबर 1949 को एज अ कंट्री के नाम से अपना दौर शुरू करता है। साल 1959 में एक लीप कंपनी की जाती है जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया जाता है, जिसमें दो बड़ी पॉलिसी थी। इसमें पहली पॉलिसी, दूसरी बड़ी पॉलिसी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ से इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाए गए स्टील प्रोडक्शन के लिए। वैसे तो चाइनीज के लोगों का इंटेंस अच्छा था मुल्क की बेहतरी के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा आया क्योंकि किसान फसल उगाते और सरकार को दे देते। किसानों की कोई अपनी प्राइवेट जमीनें नहीं थी, जिसकी वजह से किसान अपनी दिल लगाकर काम नहीं करते थे और फसल ज्यादा ना होती और ग्रेन प्रोडक्शन में 15% से भी नीचे गए चले चाइना और लिहाज से। फिर बारिशों ने भी अपना एक रुख पकड़ा और बारिशें ज्यादा होने की वजह से और कई दूसरे मसाइल की वजह से मुल्क में बहुत ज्यादा भुखमरी और गरीबी फैल गई और 20 से 40 मिलियन लोग मारे गए। फिर 1978 और 1998 में लोगों की गुर्बत कम होने लगी और एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में 7.4 के रेट से बढ़ने लगा। चाइना के ग्रेन प्रोडक्शन भी वो डबल हो गई 1970 और 1980 के दरमियान में। और अगला बड़ा स्टेप था एजुकेशनल को डेवलप करना। इसके लिए 1986 में एक कंपल्सरी एजुकेशनल लॉ ऑफ द पीपल लाया गया। बच्चों को 9 साल तक फ्री तालीम दी गई। चाइना ने न सिर्फ ये लॉ पेश किया बल्कि एजुकेशनल को बेहतर बनाने के लिए और भी पैसे लगाए। साल 1980 में सरकार जो पैसा तालीम पर लगा रही थी वो 2% GDP पर था और आहिस्ता आहिस्ता वो साल 2012 में 4.1% तक पहुंच गया। बस इतना ही नहीं कि चाइना ने वोकेशनल और डिवोकल तालीम पर भी जोर दिया। लोगों को वो स्किल दी जाती है जिनके जरिए जॉब मुमकिन हो।